हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है और 7th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत सेकंड यानी कि हिस्ट्री की बुक हमारी चल रही है बेसिकली। और उसमें चैप्टर नंबर 9 हम लोग पढ़ रहे हैं, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज हम लोग तीसरा लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। कल हमने क्लासिकल जो आपका डांस था उसके विषय में देख रहे थे, शास्त्रीय नृत्य कैसे हैं। हमने कहानी शुरू करी थी अपनी कथक से कि कथक क्या था और ये कैसे उत्तर भारत के मंदिरों में बाप का पनपा और गायन बाप का शैली थी और वो कैसे हाव भाव के रूप में एक्सप्रेस हुई। और 6 हम लोगों ने 6 नृत्यों को हमने क्लासिकल डांस का आपका रूप दिया, देख लिया। तो हम क्षेत्रीय संस्कृति के निर्माण के विषय की बात कर रहे थे और हमने एक एक करके उन सारी चीजों को देखा और जानने का प्रयास किया कि क्षेत्रीय संस्कृति क्या है। इन चीजों का हमने ध्यान रखा और संस्कृति परंपराओं की जो आपकी चीजें हैं उन लोगों ने हम लोगों पर आपका हमने इसको ग्रहण किया। ठीक है, चलिए देख लिया, आगे बढ़ जाएं। चलिए, तो हमने बहुत सारे पांच में खजुराहो के मंदिर भी देखे थे और कल हमने ये क्लासिकल संगीत के ऊपर ये पूरा रूप हमने पढ़ लिया था। यहाँ तक आप देख चुके हैं? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे की? देख लीजिए। संरक्षकों के लिए चित्रकला और लघु चित्रकलाओं की परंपराओं को हम लोग देखेंगे। जो संरक्षक थे, जो उनकी चित्रकला है और उनकी लघु चित्रकलाओं की जो परंपरा है, उन परंपराओं को, उन सब चीजों को हम लोग आपका इस लेक्चर के माध्यम से देखने का और जानने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार थे और कैसे कुछ हैं, इसको हम लोग आपका देखेंगे। क्लियर है? इतना हम लोग आपको देख चुके हैं, बात कर चुके हैं। यहाँ तक किसी कोई क्वेरी, कोई डाउट किसी प्रकार का मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ जाएं। ठीक है, एक अन्य परंपरा जो कि रीति, कई रीतियों से विकसित हुई है। कह रहे एक ऐसी परंपरा जो कई रीतियों से आपका विकसित हुई है। लघु चित्रकला की परंपराओं, लघु चित्रकला के नाम से पता चलता है छोटे आकार के चित्र होते हैं। आमतौर पर जल रंगों के कपड़े या कागजों के चित्रित किया जाता है। जल रंग होते हैं, इनमें कुछ कागजों के जो चित्रित हैं वो आपका होते हैं। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्र अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित होते हैं। इनमें से सर्वाधिक सुंदरतम चित्र जो पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं। कहते हैं कुछ आपके सुंदरतम चित्र है जो पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं। कह रहे हैं कि जैन ग्रंथों में सचित्र बनाए जाने का प्रयोग है। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर बादशाह अत्यंतिक बाप के कुशल चित्रों का संरक्षण प्रदान करते हैं, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्य की पांडुलिपि में चित्रित हैं। कैसे हैं? इतिहास और काव्य की पांडुलिपि में चित्रित है। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों पर आपका चित्रित की गई हैं और उन्हें दरबार में दृश्य, लड़ाई, शिकार, दार्शनिक, सामाजिक जीवन में अन्य पहलू के चित्रित बनाए गए हैं। ठीक है, अक्सर उपहार के तौर पर इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता है, जो कुछ आपका गिने चुनिंदा लोग, बादशाह और कुछ आपका घनिष्ठ लोगों के द्वारा ही हम देख सकते हैं। कुछ घनिष्ठ लोग हैं, उन्हीं के माध्यम से हम लोग आपका देख सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, कैसे घनिष्ठता है, कैसे क्या चीजें हैं, इनमें हम लोग आपका देख सकते हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा, आगे बढ़ें।
मुगल महासाम्राज्य के पतन के साथ ही चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने क्षेत्रीय राज्यों के दरबार में चले गए। कह रहे हैं कि जैसे मुगल राज्य था तो आपका चित्रकारी का बहुत बड़ा आपका रूप था। जब आपका मुगल राज्य का पतन हुआ तो वहाँ के जो आपके चित्रकार थे वो दरबार छोड़कर आपके क्षेत्रीय राज्यों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगल की आपकी कलात्मक रुचियों ने कई दक्षिण के क्षेत्रीय दरबार और राजस्थान के राजपूती वहाँ आपके दरबारों को प्रभावित किया। इनके लिए साथ ही वहाँ इनकी विशिष्ट विशेषताएं भी सुरक्षित रखकर उनका विकास भी किया गया। मुगल उदाहरणों के अनुसार शासकों तथा उसके दरबारों में चित्रित किए जाने लगे। साथ ही साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे में आप में क्या बन गया, पौराणिक कथा और काव्य का चित्र बराबर जारी रहा। आप देखते हैं कोटा, बूंदी कला देखते हैं, आप किशनगढ़ की कला देखते हैं, कोटे की देखते हैं, जोधपुर और मेवाड़, आप इनकी कला को देखिए, आप वहाँ की पेंटिंग को देखिए, आपको अनोखा आपको दृश्य नजर आएगा। क्लियर है? ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र है आधुनिक हिमाचल के इर्द गिर्द भी आपका हिमालय की तलहटी का इसका इलाका 17वीं शताब्दी में भरा था और इसमें लघु चित्रकला का एक महत्वपूर्ण, साहसपूर्ण और आपका प्रणव शैली विकसित हुई जिसे हम बसोली शैली कहा जाता है, जो आपके सबसे लोकप्रिय चित्र है। और भानु दत्त की रसमंजरी, भानु दत्त की रसमंजरी को हमने देखा। और 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार, मैदानी कलाकार आज निश्चित तौर से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों पर आपका पलायन कर गए। अब कैसे हो गया? लोगों ने पलायन किया। तो जो पहले आपकी चित्रकला कहाँ आपका सज रही थी, ब्रिटिश जो आपके मुगलों के हैं। अब मुगल का जैसे आप देखते हैं 1707 के बाद जब आपका औरंगजेब की मृत्यु होती है, फिर उसके बाद जो आपका फारुखशेर आपका शासक बनता है, उसके बाद क्या हुआ कि जो आपकी चित्रकला का दौर था, जो साहित्य का दौर था, उसका भी आपका पतन होने लगा। तो जो वहाँ के लोग थे वो छोड़कर अन्य दरबारों में चले गए। अन्य जो क्षेत्रीय राजघराने थे, जैसे आपका मेवाड़ का राजघराना, बूंदी का राजघराना, ग्वालियर जैसे बड़े बड़े जो आपके राजघराने थे, वो लोग आपका वहाँ चले गए और वहाँ जाकर उन लोगों ने आपके दरबार में संरक्षण लिया। ऐसे ही आपका हिमाचल में। अब देखिए, ये होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह आपका चित्र बनाया है और राजपूत राजा हैं और ये कोटा चित्रकला का लघु रूप है। देखिए देखिए कितनी सुंदर और आकर्षित है। ये लघु चित्रकला है और किसकी? आपकी कोटा की। ठीक, देख लिया, आगे बढ़ जाएं। ये थी कोटा चित्रकला। अब यहाँ एक चित्रकला बनी है, राधा कृष्ण और उसकी सखियां हैं और ये कांगड़ा, और कांगड़ा पड़ता है हिमाचल में। तो कांगड़ा में इस प्रकार की पेंटिंग थी। आप सोच के देखिए कितनी अद्भुत और सुंदर लग रही है। तो ये सब वो पेंटिंग, ये सब वो चित्रकला थी जो मुगल दरबारों से निकलकर क्षेत्रीय राजाओं ने उनको संरक्षित किया और उनको बढ़ावा दिया। देखिए कांगड़ा कला का रूप देखिए, इसमें कलर आप अंतर की देखिए समझने में। अभी आपने क्या देखी? कोटा को देखा। तो कोटा में कैसे रंग है? लाल काले रंग का प्रयोग है, पीला रंग है और ये हर्ष और उल्लास और रौद्र रूप को दिखाता है। जबकि यहीं देखिए ये कैसा दिखाता है? ये प्राकृतिक वनस्पति प्रेम और करुणा के रूप में दिखाता है। और रंगों का चयन कैसा है? अलग है। ऐसा है, जो रंगों का चयन है वो अलग है, ये भी दिखाता है। देख लिया? चलिए आगे बढ़े। उन्होंने वहां जाते ही आश्रयदाता आपके तैयार थे, जिनके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। अब देखिए, अगर कोई किसी को संरक्षण देने के लिए तैयार है तो वो चित्रकला, वो चीज कभी लुप्त आपका
नहीं हो सकती। और यही कारण है कि कांगड़ा चित्र शैली आज भी बची हुई है। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के महाकलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली थी, जिसे लघु चित्रकला में एक नई जान डाल दी। अब क्या हुआ, एक नई चित्रकला में आपका जान डाल दी, जिसका नाम रखा गया कांगड़ा। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां के वैष्णव आपकी परंपरा थी। ध्यान रखिए, चित्रकला का मुख्य आधार क्या था? वैष्णव परंपरा। ठंडे नीले और हरे रंग सहित कोमल रंगों का प्रयोग, ये ध्यान दीजिए, ये बड़ा यूनिक है। कैसे है? ठंडे हरे और नीले रंग का इसमें प्रयोग किया गया था ताकि लोग देख सकें। और विषय को काव्य गंत्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली इसकी विशेषता है। स्मरण रहे, साधारण स्त्री पुरुषों भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर कलाकृति चित्रित करते थे और कला के इन नमूनों में से ही कुछ आपके बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्रकला राजमहलों में बड़ी सावधानी पूर्वक रखे जाते थे और जिन्हें से वो क्या थे, सदियों तक आपके सुरक्षित रहते थे। कैसे थे? सदियों तक वो आपको सुरक्षित रखते थे। ठीक है, देख लिया। चलिए देख लिया, आगे बढ़े। अब एक बार हम बंगाल नजदीक से एक नजर। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा है कि अक्सर क्षेत्रों के नाम पर ही वहां के निवासियों की बोले जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते थे और मान लेते थे कि बंगाल में लोग हमेशा क्या बोलते हैं? बंगाली, यानी कि बंगला बोलते हैं। तो हमने बंगाल में रहने वाले लोगों को क्या कह दिया आम भाषा में? बंगाली। कौन सी भाषा बोलते हैं? बंगाली, जबकि भाषा क्या है? बंगला है। किंतु एक दिलचस्प बात यह है कि बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। लोग कहते हैं जो आपकी बंगाली भाषा है या बंगाली भाषा है वो कैसे निकली है? संस्कृत से। प्रारंभिक यानी कि ईसा की प्रथम शताब्दी पूर्व के माध्यम के बीच में संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाली के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे। न- फिर तो नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया इनका जो उद्भव है वो संस्कृत से नहीं हुआ। फिर आखिर में इन्होंने नई भाषा बोली कैसे? ये भी क्या है, एक अपने आप में प्रश्न है। कैसे बोली होगी नई भाषा? चलिए देख लिया, आगे बढ़े। ईसा की चौथी शताब्दी से बंगाल और मध्य मगध बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे। अब कह रहे हैं कि क्या हुआ कि एक समय था बंगाल और उसकी चौथी शताब्दी के आसपास क्या हो रहे थे, अब चीजें हमें देखने को मिली कि अब उनके बीच आपस में व्यापारिक संबंध है वो स्थापित होने लग गए थे। ठीक, सबसे पहले बंगाली रामायण के ताम्रपत्रों की पांडुलिपि का एक पृष्ठ है जो हमको दिखाई देता है। संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया और चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तर भारत पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर दिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की आपकी मध्य, आपकी तलहटी और आपका भाषीय क्षेत्र और संस्कृति वहां प्रभाव में आपका अधिक प्रबल रहे। कह रहे जो आपके गंगा के क्षेत्र के मध्य घाटी का प्रदेश आपका भाषीय रहा और संस्कृति के प्रभाव में अधिक प्रबल रहा। 7वीं शताब्दी में चीन के यात्री हेन सांग ने पाया कि बंगाल में सर्वाधिक संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। उन्होंने देखा कि सर्वाधिक जो भाषा है वो कहाँ से हो रही है? वो आपके बंगाल से। कह रहे हैं 18वीं शताब्दी से पाल शासक, पाल कौन थे? बंगाल के आपके शासक रहे हैं पाल। और कब रहे हैं? 8वीं शताब्दी के आसपास ये लोग हमको पाल शासक यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। इन्होंने क्या किया? एक क्षेत्रीय राज्य का आपका उद्भव हुआ जिन्हें आप लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा है। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच तक बंगाल पर सुल्तानों का शासन था। कब से?
14वीं से लेकर 16वीं के बीच किनका? सुल्तानों का शासन। आप देखते हैं यहाँ पर सत्ता रही, उससे पहले पाल थे। जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे, कि दिल्ली के जो शासक हैं उनसे स्वतंत्र थे। 1586 में अकबर ने इस प्रदेश को, बंगाल को जीत लिया और इसे अपना सूबा बना दिया। कब जीता? 1586 में बंगाल, इसमें कौन जीत लेता है? अकबर। अकबर इसको आपका जीतने के बाद बंगाल को अपना सूबा, सूबा का मतलब होता है प्रांत, उस जमाने में सूबा बनाया जाता था और सूबे की नियुक्ति देखरेख करने के लिए एक सूबेदार नियुक्त होता था जो आपका सैन्य प्रशासन को देखता था, और राजस्व को नियंत्रित करने के लिए एक दीवान नियुक्त होता था। तो हमेशा एक प्रशासन में दो महत्वपूर्ण इकाई होती थी, एक दीवान और एक सूबेदार। जैसे आज की तारीख में किसी जिले में आपका जिला कलेक्टर यानी कि डीएम और एसपी या एसएसपी नियुक्त होते हैं, उसी प्रकार हर सूबे में आपका एक सूबेदार और दीवान की नियुक्ति की जाती थी। क्लियर है? ये आप देख लीजिए। आगे बढ़े। चलिए, तो सूबा क्या था, प्रांत क्या था, कैसे कुछ शासन हो रहा था, बाकी शेष लेक्चर को हम लोग कल लेक्चर में देख लेंगे। तो आज हमको पता लगा कि कैसे आपका कलाओं को संरक्षित किया गया और कैसे कलाएं विकसित हुई, इनको हम लोगों ने इस भाव और रूप में आपका देखने का और जानने का प्रयास किया है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, तो ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से हमने कला संस्कृति को देखा कि आपकी लघु चित्रकला कैसे विकसित हुई, कांगड़ा, जोधपुर, और इसमें ही एक आपकी पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग बिहार में, वो भी ऐसे ही विकसित हुई है। उसके विषय में भी हम लोग जानने का, पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।